बहुत ही साफ सुथरे बन के आया हुआ है। जस्ट सेइंग। वो स्कूल में बच्चे मम्मी बना के भेजती है ना बाल वाल वैसे। अरे मेरा बच्चा स्कूल जा रहा है। हाय एवरीवन, आईपीएल मेगा ऑक्शन थोड़े से दिनों में होने वाला है और सबके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, राइट? कि कौन किसको खरीदेगा, एंड में स्क्वाड किस तरह का दिखेगा। किसी को कुछ नहीं पता है सिवाय इस इंसान के, ये जो मेरे साथ बैठा है ना, इसको कुछ कुछ पता है। ये थोड़ा सा फ्यूचर मुझे भी कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर पता सकता है। है। हाँ, तेरे को पता नहीं है, बट मीट पीयूष शर्मा, अ पर्सन हु एनालाइजेस डेटा वेरी वेल। तो वो पिछली ऑक्शंस और पिछले स्क्वाड्स को एनालाइज कर करके हमें बहुत अच्छा आइडिया दे सकता है कि आने वाले ऑक्शन में आपको किस तरह के स्क्वाड पॉसिबली नजर आ सकते हैं। इनफैक्ट हियर द चैलेंज पीयूष, आप जो जो बताओगे ना उसके हिसाब से सबको बोल देंगे कि देख लें, मैच कर लें कि एंड में कितनी आपकी प्रिडिक्शन सही होती है। ठीक है? पता नहीं मेरा इंटरनेट कनेक्शन एकदम से अनस्टेबल, मैं जा रहा हूँ निकल। अभी अभी मैं तेरे को कॉम्प्लीमेंट दे रही थी कि बहुत सज रही हैं आप, खिल रही हैं आप, हैं तब तो सुन रहा था तुम्हें। हाँ अब वापस आ गया, अब एकदम आ परफेक्ट आ रहा है। वेरी नाइस। नहीं चलो। हाँ। बट ऑन अ सीरियस नोट, जैसे आपने बोला ना, ऑक्शन का बेस्ट पार्ट ये है कि आप वो प्रेडिक्ट कर रहे होते हो जो कि बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, और हम्म। वही मजा है ऑक्शन का। जब आप मिनी ऑक्शन में वो कर रहे होते हो कि आपके पास थोड़ा ज्यादा प्रेडिक्टेबल हो जाता है, क्योंकि हर टीम के पास में एक सेटल कोर होती है, उनके पास वो सेटल 11 होती है, वहां पे जहाँ होल्स देख रहे होते हैं वो, एक्सेप्ट 1 और 2 टीम जो हर बार पूरी टीम बदल देते हैं। बट मेजोरिटी ऑफ द टीम्स सेटल्ड होती है, कोर इंटैक्ट होता है, तो आपको पता है कि वो होल्स फिल करने हैं, शायद कोई टीम इस स्पेसिफिक कैटेगरी के लिए जाएगी। लेकिन मेगा ऑक्शन में आप बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हो, तो बहुत मुश्किल हो जाता है, बट स्टिल कुछ ना कुछ पैटर्न मिलेंगे आपको हर टीम के। वो आपको एक लाइकिंग मिलेगी एक प्लेयर के लिए, या फिर कैटेगरी वाइज, या फिर उनकी कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपको प्लेयर्स हर बार कुछ ना कुछ पिक करते हुए दिखेंगे। जैसे आरसीबी के केस में हम हर बार देखते हैं कि सालों से वो हमेशा से उनकी वो स्ट्रेंथ रही है बैटिंग, और स्पेशली टॉप ऑफ द ऑर्डर। और वो हाँ। इसलिए भी है क्योंकि चन्नास्वामी में या तो बारिश होती है या फिर छक्कों की बारिश होती है, तो कुछ पैटर्न जरूर मिलेंगे। और आज हम शुरू करेंगे विद चेन्नई सुपर किंग्स, बिकॉज व्हाई नॉट, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल टीम्स इन दी आईपीएल। और उनके फैंस भी इतने मैड वाले हैं, तो वी थॉट इट वुड बी राइट टू स्टार्ट विद देम। अब चेन्नई की अगर बात करें तो क्विक लुक, इन्होंने अपने 5 प्लेयर्स रिटेन किए, 4 कैप्ड, एक अनकैप्ड। इस पे कुछ विशेष टिप्पणी दोगे तो मजा आएगा। और आरटीएम इनके पास एक है जो कैप या अनकैप पे यूज कर सकते हैं, और पर्स इनके पास टोटल 55 करोड़ का है। तो पहले अगर इनके रिटेन्ड प्लेयर्स देखें तो पीयूष, व्हाट वाज योर ओपिनियन ऑन देम? कोई सरप्राइज लगी थी तुम्हें कि यार इसको रिटेन किया, फलाने को छोड़ दिया? आई थिंक बहुत ही क्लियर रिटेंशन थे सीएसके के, और आई एम श्योर कि जितने मेजोरिटी सीएसके फैंस ने उन सब ने एक्सपेक्ट किया था कि ये होने वाले हैं, इंक्लूडिंग द अनकैप्ड प्लेयर। स्ट्रैटेजी भी वही रहती है, वो जैसे अपने प्लेइंग 11 हार्डली बदलते हैं, उनका स्क्वाड भी ऑलमोस्ट आपको सेम सेम बनता हुआ नजर आता है, राइट? तो अगर अभी रिटेन प्लेयर्स के हिसाब से देखें तो ऑफ कोर्स उनके पास अपने कृष्ण जी के दिमाग वाले धोनी हैं, तो बहुत कुछ सॉर्टेड है उनका। बट बेसिकली इंडियन कोर उनका काफी सॉलिड लग रहा है, एंड दे आर वन ऑफ द फ्यू टीम्स जिनके पास अभी भी कैप्टन है। लेकिन जो नहीं है लोग, उनमें से तुम्हारे हिसाब से अभी ये किस किस को टारगेट कर सकते हैं? लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विद द आरटीएम। तो आई थिंक सबसे पहले तो जैसे वो पैटर्न की मैंने बात की थी, सीएसके के साथ में ना एक बहुत क्लियर पैटर्न है उनका, वो लव फॉर द फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स। वो मतलब इनॉग्रल सीजन चलता आ रहा है, राइट फ्रॉम फ्रेडी फ्लिंटॉफ टू ड्वेन ब्रावो, क्रिस मॉरिस, सैम करन, प्रेटोरियस, जॉर्डन, बहुत सारे वहां पे फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स आपको खेलते हुए दिखे हैं। तो इस सीजन भी पक्का वो ट्राई करने वाले हैं, और बहुत प्रिडिक्टेबल है। सैम करन पे फिर से जाएंगे। लास्ट ऑक्शन में 23 में बिट किया था टिल 15.25 CR, मतलब भर भर के पैसे लगा दिए थे कि वापस आ जाओगी। बहुत अच्छा सीजन आता सैम करन का उनके लिए। जब राइट। सीएसके का सबसे खराब सीजन था तब सैम करन का सीजन बहुत अच्छा था। तो जाएंगे जरूर, बट मिलेंगे नहीं, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है पंजाब आरटीएम कर लेगी उनपे। तो गैरेट कोचिया वो एक नाम है जो मुझे लगता है कि जरूर सीएसके बिड करेगी, हो सकता है खेलते हुए भी दिख जाए। हम्म। ऑलरेडी जोबर्ग सुपर किंग्स का पार्ट है, टेक्सास सुपर किंग्स का पार्ट है, और वो करेक्ट। नहीं मिलते तो फिर रोमारियो शेफर्ड एक ऑप्शन है, अगेन जोबर्ग का ही पार्ट है वो भी। इसके अलावा एरन हार्डी एक ऑप्शन है, इवन जेसन होल्डर जिन पे पहले इंटरेस्ट दिखा चुकी है सीएसके। तो मुझे लगता है कि एक ये फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर तो कंफर्म आने वाला है, अच्छे चांस है कि गैरेट कोचिया खेलते हुए दिखे। इनफैक्ट जब मुंबई ने लिया था उन्हें लास्ट सीजन, तब भी सीएसके ने बिड किया था। तो अब हमें ये भी देखना है कि अब आईपीएल ना, ये सिर्फ मतलब ये जो फ्रेंचाइजीज हैं ये सिर्फ आईपीएल तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। मतलब राइट। ये इको सिस्टम बहुत बड़ा हो गया है। बाहर भी टीम से, और टीम्स चाहती है कि वो यूनिफॉर्मिटी बनी रहे।
वो प्लेयर्स उनके साथ पूरे साल खेले, हम्म। तो जरूर आपको गैरेट कोचिया हो सकता है वापस सीएसके कलर्स में दिख जाए। चलो कोर्जिया तो इनके साथ अभी नहीं थे, तो आई कम बैक टू द आरटीएम। पहले तो आरटीएम को चलते आपको कौन लगता है किसको ये रिटेन करने की कोशिश करेंगे? बिकॉज इनके पास आई अनकैप थिंक प्लेयर की भी ऑप्शन है लाइक यू सेड, बट इनको ओपनर भी चाहिए, और वहां पर डेविन कॉनवे हैं जो लास्ट ईयर नहीं खेल पाए थे, लेकिन उससे पहले उनका सीजन बहुत अच्छा गया था। तो जैसे हमने बात की ना, सीएसके मतलब एक टीम नहीं, वो फैमिली है, ये लोग की बात करते हैं हम, तो वो हमेशा चाहते हैं कि वो पुराने प्लेयर्स वापस आए। तो सबसे पहले वो पुराने प्लेयर्स में फैफ हैं जो कि बहुत लॉयल रहे हैं सीएसके के लिए, अभी भी जोबर्ग को लीड कर रहे राइट। हैं। बट मुझ वो ऑब्वियसली ट्राई करेंगे, बट मुझे नहीं लगता कि शायद आरसीबी उन्हें छोड़ेगी, हो सकता है वापस आर टीम कर ले उन्हें। तो वो नहीं मिलते तो मुझे लगता है फिर से ऋतुराज कॉनवे ओपनिंग करते हुए देखेंगे। कॉनवे फॉर श्योर वापस सीएसके में आ रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है पर्सनली। एमएलसी में भी खेले थे टेक्सास के लिए, वहां पे चिपॉन्ग्स थी, और लास्ट ईयर जब वो इंजर्ड थे, अवेलेबल नहीं थे, पूरा टूर्नामेंट नहीं खेलने वाले थे, तब भी वो टीम के साथ ट्रैवल कर रहे थे, और तब भी एक्टिवली वहां पे जो है वो रिहेबिलिटेशन चल रहा था उनका। तो मुझे लगता है कि सीएसके बैक करेगी और फिर से वो ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। तो वो एक, अब जरूरी नहीं है उनपे आरटीएम करें, क्योंकि अगर वो सस्ते में मिल रहे हैं तो डायरेक्टली ऑप्शन में पिक कर लेंगे। करेक्ट। आरटीएम हो सकता है डैरिल मिशेल, रविंद्र में किसी पे कर लें, मतलब बहुत सारे ऑप्शन हैं। वो डिपेंड करता है किसकी ऑप्शन की प्राइस कहाँ तक जाती है, क्योंकि अगर आपको दो तीन टीम इंटरेस्ट दिखाई नहीं रही है, अगर बेस प्राइस पे प्लेयर मिल रहा है, जैसे कॉनवे, मुझे याद है उन्होंने बेस प्राइस पे ही लिया था जब पिक किया था, और अभी इतनी ज्यादा डिमांड है नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली जब इंजरी के बाद से आए हैं, एक तो बहुत लंबी इंजरी के बाद से आ रहे हैं, और उसके बाद बहुत ज्यादा खेले नहीं है। कितनी फ्रेंचाइज इंटरेस्ट दिखाएगी वो देखना होगा, बट तीनों कीवीज ही मुझे लगता है कि रिटेंशन के लिए जरूर देखेगी सीएसके, और कॉनवे फिर से ओपन करते हुए दिखेंगे। और इनके पास नंबर 3 बैटर भी नहीं है, वहां पे इनके लिए कौन फिट बैठेगा? तो नंबर 3 के लिए एक्चुअली ना, मतलब सीएसके मुझे लगता है कि अच्छा खासा पैसा खर्च करने वाली है, क्योंकि लास्ट अगर आईपीएल में आप देखेंगे ना, तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन टीम्स का था टॉप 3 में, वो चारों टीम ही पहुंची है हम्म। प्लेऑफ्स में। मतलब करेक्ट। बेस्ट 4 टीम का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन था टॉप 3 में। तो मतलब आपको अगर इन्वेस्ट करना है तो बहुत हेवीली इन्वेस्ट करना होगा अपने टॉप 3 पे। तो मुझे लगता है जैसे सीएसके ने काफी पहले ऑक्शन पे गए थे राहुल त्रिपाठी पे, स्पिन अच्छा खेलते हैं, शूट करती है कंडीशन। नीतीश राणा वो एक प्लेयर है, वेंकटेश अय्यर वो एक प्लेयर है, तो मुझे लगता है इन तीन में से एक पे जरूर कोशिश करेगी सीएसके मिल जाए। अब ऑक्शन में मिलना नहीं मिलना, अच्छा मतलब वो उनके हाथ में है नहीं, बट वो जरूर ट्राई करेंगे, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है। और इसके अलावा नीचे उनके पास एक ऑफ स्पिनिंग ऑलराउंडर भी होना चाहिए, जो हर, अगर आप देखोगे लास्ट 4-5 ऑक्शन में हर बार हो जाते हैं एक ऑफ स्पिनिंग ऑलराउंडर पे। करेक्ट। स्टार्टिंग विद मैक्सवेल 21 में 14 करोड़ तक गए थे, मिले नहीं ऑफ कोर्स। सेम ऑक्शन में कृष्णप्पा गौतम पे गए थे टिल 9.25, लियम पे गए थे आई थिंक 3.2। बहुत लोगों को ये याद नहीं है, बट सीएसके लास्ट सीजन ट्रेविस हेड पे भी गई थी टिल 6.6। उसके बाद ऑफ कोर्स ये एसआरएच में मुझे खेले, और याद है, वो, मैं वहीं पे थी, बट आई ऑनेस्टली हाँ थॉट कि ऑफ ट्रेविस कोर्स, हेड काफी सस्ते में निकल गए थे। हाँ अभी जितने रन बना दिए उसके बाद तो सस्ते ही लग रहे हैं बहुत। और बाय द वे जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो बस 2 दिन बाद वो 19 नवंबर भी आने वाली है। सीधे ऐसी अशुभ बातें नहीं करते शंभू। नो 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 नो, ये सब तो बातें ये नहीं तो, करेंगे प्लीज यार। वैसे ही अभी बॉर्डर गावस्कर भी शुरू होने वाली है, सो ट्रेविस हेड का नाम थोड़ा डर कर ही लेते हैं, ठीक है? मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, मैं कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर रही हूँ, आई एम जस्ट सेइंग। हाँ नहीं तो सिंस यू मेंशन्ड स्पिनिंग ऑलराउंडर, वहां पे ऑफ कोर्स रविंद्र जडेजा है, बट उनसे कितनी एक्सपेक्टेशन है? क्योंकि बैट के साथ उन्होंने उतना कमाल नहीं दिखाया था, तो डू यू थिंक उस उनके लिए भी उनको कोई ना कोई बैकअप तो क्रिएट करना पड़ेगा? बिकॉज दिस इज द मेगा ऑप्शन, है ना? तो एज के हिसाब से, मतलब जैसे जैसे लोग एज करते हैं, तो दे विल वांट देयर स्क्वाड टू स्टिल रिमेन स्ट्रांग। तो मतलब अगर लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट आपको चाहिए तो कृणाल पांड्या अवेलेबल है, बट मुझे नहीं लगता कि वो ज्यादा एक पॉइंट के बाद जाने वाले और बैकअप ढूंढेंगे। जडेजा इस साइकिल में तो आराम से खेलने वाले हैं अभी उनके लिए, इनफैक्ट इस साइकिल के बाद में भी। बट एक फिनिशर जरूर चाहिए, क्योंकि रविंद्र जडेजा की वो जो फिनिशिंग स्किल्स है, या फिर वो अभी शायद लास्ट सीजन में इतने सक्सेसफुल नहीं रहे कि वो आते ही, ऑफ कोर्स वो एक बाउंड्री और 6 टाइटल जिताया, बट ओवरऑल नंबर्स देखेंगे तो उतने अच्छे नहीं रहे। इसलिए सीएसके ने लास्ट ऑक्शन में कोशिश भी की थी कि एक फिनिशर को लेके आए, शाहरुख खान पे वो काफी हेवीली गए थे। तो हो सकता है कि एक वो फिनिशर वाला रोल जो है वो ढूंढे, समवन लाइक टीम डेविड, जो कि उतनी डिमांड नहीं है, बट अभी मुझे लगता है कि एक बहुत क्वालिटी प्लेयर हो सकता है इस ऑक्शन में, काफी अंडररेटेड रहे, क्योंकि रिसेंटली उतनी परफॉर्मेंस नहीं आई है। तो वो वाला एक रोल जरूर सीएसके देखेगी, और इसके अलावा हर बार एक सीएसके क्वालिटी फास्ट बॉलर के साथ जाती है, तो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर या फास्ट बॉलर, तो वो एक दो फास्ट बॉलर्स अगेन जो कि उनकी सिस्टर फ्रेंचाइजीज में से है, मुझे लगता है कि ज्यादा चांसेस उनके हैं कि वापस से आपको देखे बिट करते हुए सीएसके उनके पास।
तो एनी अनकैप्ड प्लेयर्स जो आपको लगता है स्पेसिफिकली इनके रेडार पे रहेंगे? जैसे इन्होंने लास्ट ईयर समीर रिजवी को पिक किया था, लेकिन ये मेगा ऑक्शन है तो जाहिर सी बात है एक बार प्लेइंग 11 इनके सॉर्ट हो जाएंगे तो फिर ये कोशिश करेंगे कि अनकैप्ड प्लेयर्स पर भी जोर दें थोड़ा सा। तो आई थिंक अगर आप एक पैटर्न और सीएसके का देखोगे ना, तो उन्होंने लेफ्ट आर्म सीमर्स पे काफी फोकस किया है। वो पहले आकाश सिंह को उन्होंने पिक किया था, राजस्थान हम्म। के हैं वो भी। वो गए थे मुकेश चौधरी पे। वो एक्सपेरिमेंट भी मतलब कुछ टाइम सक्सेसफुल भी रहा था, बट बहुत ज्यादा लंबा चला नहीं। एक लोकल प्लेयर है उनके पास, गुरजपनीत सिंह, टीएनपी में खेलते हैं, काफी लंबे हैं, और बहुत ही बढ़िया बैक ऑफ द स्लोअर वन डालते हैं। मुझे लगता है अभी भी थोड़ा सा वर्क इन प्रोग्रेस है, बट वो प्लेयर है जिन पे जरूर सीएसके इन्वेस्ट कर सकता है। एक तो लोकल प्लेयर है, और मुझे लगता है कि इस ऑप्शन में उनकी डिमांड भी होगी और जरूर खेलते हुए देखेंगे गुरजपनीत सिंह। तो जब वो आईपीएल में आके और विकेट लेंगे ना, डेथ में आके बॉलिंग करेंगे और विकेट लेके जाएंगे, तब हम क्लिप चलाएंगे बाद में। नॉर्मली अगर सीएसके को देखें तो वो काफी अग्रेसिवली जाते हैं, जो खिलाड़ी उन्हें चाहिए होते हैं उनके लिए। तो ऑफ ऑल द ऑप्शंस दैट यू आर लुकिंग एट फॉर सीएसके, तुम्हें क्या लगता है कि किसके लिए सबसे ज्यादा वो ट्राई करने वाले हैं कि ये तो हमारी टीम में आ ही जाए? मुझे लगता है कि ऐसा कोई स्पेसिफिक प्लेयर होगा जो घर से सोच के गए कि यार मैं तो सारा पैसा लगा दूंगा। अब ऑक्शन में कब कौन किस ऑर्डर वो में एक आता है, किस दूसरी टीम प्राइस पे का पहुंच काम जाता है। है। बहुत पैसे हैं पंजाब के पास, तो मतलब दुनिया दुनिया खरीद लेंगे वो इतने पैसे। जिन हाँ। टीम्स के पास इतना पैसा है ना, वो भी दो सेट के बाद ना ऑलमोस्ट आसपास आ जाएंगे, क्योंकि वो जब इतनी हाई प्राइस पे करेंगे एक प्लेयर के लिए, तो वो जो मतलब पर्स का जो डिफरेंस है वो उतना नहीं रहेगा जितना अभी हम देख रहे हैं, सोच रहे हैं। करेक्ट। एंड वहीं पे आई थिंक ऑक्शन स्ट्रैटेजी जो है वो बहुत ज्यादा काम में आती है। तो ऑक्शन में जाते हैं तो किसी भी फ्रेंचाइज के पास कितने बैकअप्स होते हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है, अब जैसे लास्ट ईयर देखो केकेआर का मन था हमने मिचेल स्टार्क को लेना है, इसलिए उन्होंने बहुत महंगा खरीदा था उन्हें, राइट? बट बाकी बहुत सारी फ्रेंचाइजेस थी जो पीछे हट गई थी, तो उन्होंने बाद में किसी और को लिया होगा। तो कितने बैकअप्स बना के चलते हो आप? बैकअप की हम बात कर रहे हैं, तो एक टीम मिनिमम 3 प्लेयर्स तो एक पोजीशन के लिए लेके चलती है। वो डिसीजन ट्री बोलते हैं उन्हें, जहाँ पे कि उनके लिए वो ऑर्डर में नंबर 1 प्लेयर एक होता है, फिर वो नहीं मिला तो दूसरा, और वो भी नहीं मिला तो तीसरा, और बहुत बार ऐसा होता है कि तीनों ही नहीं मिलते हैं आपको। फिर उसके बाद उनके पास बैकअप्स होते हैं, जिसको किसी सेम ऑर्डर में नहीं होते, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, बट पहले 3 उन ऑर्डर में होते हैं कि ये हमारी प्रेफरेंस नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और वो चेंज भी होती है डिपेंडिंग ऑन आपके जो कॉम्बिनेशन बदल रहे हैं। क्योंकि ऊपर भी आपने एक प्लेयर एक्सपेक्ट किया होगा कि शायद मैं नंबर 1 वाला पिक कर लूंगा, बट आपने नंबर 3 पिक किया, तो हो हम्म। सकता है कि शायद उस प्रेफरेंस की वजह से भी आप नीचे जो है अपने उस ऑर्डर को बदल दो, बट मिनिमम 3 एक स्लॉट के लिए तो टीम लेके ही चलती है। उस हिसाब से आई नो सबको पता है कि ऑर्डर ऑफ प्लेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बट कितना इंपॉर्टेंट है वुड यू से? आई थिंक पूरा ऑप्शन ही वही डिसाइड करता है कि कौन किस ऑर्डर में आ रहा है। तो हम्म। इसीलिए वो बहुत पहले ही आपको लिस्ट मिल जाती है। टीम्स जो अपनी मॉक ऑक्शंस करती हैं, वो मतलब मोस्टली उसके बाद ही स्टार्ट होती है। वैसे टीम्स करती रहती है उससे पहले भी, बट जब वो ऑर्डर आपको मिल जाता है, तब आपको पता होता है। क्योंकि कई बार क्या होता है, टीम स्टार्टिंग के अंदर बहुत ज्यादा अपना पर्स खाली नहीं करना चाहती। कुछ टीम की स्ट्रैटेजी होती है कि वो लास्ट में जब तक बाकी टीम्स के पर्स खाली हो जाएगा, उसके बाद हम उन्हें डोमिनेट करेंगे। और कुछ टीम्स ऐसी होती है जो स्टार्टिंग में ही सोचती है कि यार जो मुझे मिल रहा है मैं मैक्सिमम स्टार्टिंग में ही ले पाऊं, उसके हम्म। बाद मेरे पास वो जो इंडियन जो मुझे कोर बनानी है वो बहुत ज्यादा उसमें मुझे नहीं इन्वेस्ट करना है, या फिर बैकअप से बहुत ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है, तो वो स्टार्टिंग में अपना पर्स खाली कर देते हैं। तो टोटली डिपेंड करता है फ्रेंचाइज टू फ्रेंचाइज, और हर फ्रेंचाइज की आपको ना एक अलग वो थिंकिंग मिल जाएगी। हर किसी की एक डिफरेंट अप्रोच है। कुछ की अप्रोच ये भी है कि वो बिड करते रहते हैं कि सामने वाले की प्राइस बढ़े। तो ऑप्शन एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि सिर्फ आप अपना स्क्वाड ही बिल्ड नहीं कर रहे हो, आप ये भी मेक श्योर कर रहे हो कि सामने वाले का भी खराब हो, कि हम्म। आप उसका जो पर्स है वो खाली करा पाओ। क्योंकि अगर वो आप नहीं कर रहे हो ना, तो वो अल्टीमेटली आपका नुकसान भी हो रहा है उसमें। करेक्ट, क्योंकि उनके पास पैसे बच जाएंगे, फिर वो आपके खिलाड़ी के लिए भी बिड कर पाएंगे। वेरी इंटरेस्टिंग। एक लास्ट एग्जैक्टली। क्वेश्चन है यार पीयूष तुम्हारे लिए। हम प्रायोरिटीज और खुद के इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। आप क्रिकेट के भी फैन हो, आईपीएल के भी बहुत बड़े फैन हो, और आईपीएल में एक फ्रेंचाइज के भी बहुत बड़े फैन हो। आपका मेगा ऑक्शन को लेकर क्या नजरिया है? इसको होना चाहिए, इतनी फ्रीक्वेंटली होना चाहिए, या कैसे होना चाहिए? बिकॉज हर टीम को बनने में बहुत टाइम लगता है और फिर सडनली पूरी तरह डिसमेंटल हो जाती है। आई थिंक मतलब थोड़ा मजा तो है उसमें, लेकिन वो बहुत सारे फैंस डिसअपॉइंट होते हैं कि जब बहुत बड़े सुपरस्टार प्लेयर्स जो है, क्योंकि हर किसी एक प्लेयर के साथ में एक टीम जुड़ी हुई है, एक टीम के साथ में एक प्लेयर जुड़ा हुआ है। जैसे विराट कोहली और आरसीबी वाला लव अफेयर, ये जिंदगी भर चलेगा जब तक विराट कोहली खेल रहे हैं। सेम फॉर एम एस धोनी, सीएसके, रोहित, एमआई। तो वो नाम जुड़ चुका है। तो जब तक वो एक बड़ा प्लेयर नहीं जाए ना, तब तक कोई दिक्कत नहीं होती फैंस को।
बट एट द सेम टाइम बहुत सारी ऐसी टीम्स हैं जो कि वो स्काउटिंग करती है, आइडेंटिफाई करती है उन प्लेयर्स को। बहुत सारे प्लेयर्स वो ग्रास रूट लेवल से लेके आते हैं, उन्हें ट्रेन करती है, बहुत इन्वेस्ट करती है। समवन लाइक अरियन पराग, जो कि सालों से राजस्थान के पास थे, और जब वो इंडिया खेलने लग गए हैं, अब वो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर बन गए इंडियन सेटअप में भी, और फिर उसके बाद उन्हें वो सोचना पड़ता है कि यार अब मैं कैसे रिटेन करूं इन्हें। तो आई करेक्ट। थिंक वो नंबर ऑफ अनकैप्ड रिटेंशन थोड़ा ज्यादा कर सकती है बीसीसीआई, जिससे ये होगा कि और टीम्स जो है वो इन्वेस्ट करेगी यंग प्लेयर्स पे, स्पेशली वो जो अंडर 19 अंडर 23 प्लेयर्स हैं उन पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा और स्काउटिंग होगी। क्योंकि अगर जो टीम्स का डर ये होता है कि यार अगर मैं एक साइकिल में पिक कर रहा हूँ एक प्लेयर को 3 साल के लिए, और मुझे लगता है कि वो मुझे रिटर्न ही 2 साल बाद 3 साल बाद देगा, तो फिर मैं इन्वेस्ट ही क्यों करूँ जब 3 साल बाद मैं उसको रख ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि वो तो किसी और टीम जाके उसको ले लेगी। करेक्ट। तो जैसा आई थिंक केकेआर ने जैसे किया था, अंडर 19 प्लेयर्स उन्होंने पिक किए थे अंडर 19 वर्ल्ड कप, जब हमारी बहुत ही बढ़िया टीम थी वो, जहाँ पे कमलेश नागरकोटी को पिक किया था उन्होंने। सेम हम्म। उसी बैच में शुभमन गिल भी थे, शिवम मावी भी थे। कमलेश नागरकोटी खेल नहीं पाए उस टाइम, बट केकेआर ने पूरे टाइम उनकी फिटनेस पे, उनके साथ टीम के साथ वो रहे, उनका पूरा खर्चा उठाया, इनफैक्ट जो एक्सपेंसेस थे पूरे टाइम उन्हें ट्रेन किया। तो वो इतना इन्वेस्टमेंट जो किया केकेआर ने, वो सिर्फ ऑब्वियसली अगर वो अगली बार रिटेन कर पाएगी तो ही करेगी, अगर नहीं तो एक पॉइंट के बाद अगर आपको पता है यार मैं क्यों इन्वेस्ट करूं जब प्लेयर मेरे पास रहेगा ही नहीं। तो वो नंबर ऑफ अनकैप रिटेंशन अगर आप बढ़ा देते हो तो मेगा ऑप्शन तो होनी चाहिए बिल्कुल। So I think that's a good note on which to end our conversation about चेन्नई। लेकिन कल किसके बारे में बात करेंगे उसका थोड़ा सा टीजर दे दो। आपकी टीम के बारे में बात करें या किसी और के बारे में बात करें? नहीं, कमेंट पढ़ के बात देखेंगे हम, कि जो लोग बोलेंगे ना कि इसकी बात करो फिर उसकी बात करेंगे। फिर ठीक है। ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच पीयूष। आई विल टॉक टू यू टुमारो। कल एक नई फ्रेंचाइज के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।